government policies chapter we are starting. So in 1991-92, three major economic reforms were introduced in India when Prime Minister was P.V. Narasimha Rao. वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि 91-92 में जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, दैट इज यू हैव टू रिमेम्बर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो हर एक चीज को डिटेल में करेंगे. 91-92 से पहले India used to trade within itself only, within the geographical boundaries of the country. Like बाहर की कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना नहीं था एंड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, बहुत सारी लाइसेंसिंग थी जो फॉलो करनी पड़ती थी. अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव ये सब हटा. तो वो पूछ सकते हैं किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में लिबरलाइजेशन हुआ, तो इट इज पीवी नरसिम्हा राव. देन at that time our finance minister was Mr. Manmohan Singh. तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है. Three major economic reforms in India in 91-92: liberalization, privatization and globalization. उसके बाद आफ्टर LPG बोलते हैं, liberalization, privatization, globalization, इंडिया बिकेम एन ओपन इकोनॉमी. तो उससे पहले क्या थी? 91-92 से पहले क्या थी? बिफोर दैट इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. गवर्नमेंट रिमूव स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज. जो भी स्ट्रिक्ट, जैसे मैं आपको बोलती हूँ आपको आयरन एंड स्टील भी बनाना है तो भी आपको लाइसेंस लग रहा था, तो वो सब उन्होंने रिमूव किया कि लाइसेंसिंग और ये सब जो फॉर्मेलिटीज है उसमें आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए, आप सीधा प्रोडक्शन स्टार्ट करिए. So government removes strict and stringent policies. Remember, policies are goal oriented. कोई तो गोल होगा ना, पॉलिसी क्यों बनाई है? कुछ ना कुछ चीज आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है. पॉलिसीज आर गोल ओरिएंटेड, पॉलिसीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे सकता है. तो पॉलिसीज आर गोल ओरिएंटेड. जैसे एक एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत. इसका गोल क्या है? क्लीनलीनेस इन इंडिया. सो पॉलिसीज आर गोल ओरिएंटेड व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. सेलिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. देखो, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना. एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड में. अभी क्लियर करो, पब्लिक सेक्टर is under the control of the government, whereas public limited company private sector में होती है and उसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो एक चीज अभी पहले क्लियर करो, पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है. 1 मिनट में इसको पहले दिमाग में बिठाओ, नहीं तो एग्जाम में तुम कंफ्यूज करके आते हैं. पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है. अब मैं बात करूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो इसमें ओनरशिप किसकी होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट इंडिविजुअल्स. हाँ, इसमें ओनरशिप होती है प्राइवेट सेक्टर की या प्राइवेट इंडिविजुअल की, ठीक है. इसमें ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. फिर उसको पब्लिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो शेयर्स हैं, दी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, की कोई भी पब्लिक आके इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है. तो अब जब पब्लिक एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किया, बेचा, उसको हमने क्या बोला? प्राइवेटाइजेशन. क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोर एफिशिएंट होता है. वहां पर ऐसा नहीं होता है कि 9 to 5 जॉब करना है और उसके बाद ताला लगा के चले जाना है. यदि जरूरत पड़ेगी रात को 12 बजे और 2 बजे तक भी काम करेंगे, तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है. पब्लिक सेक्टर में लॉस करने की बजाय तो प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंट हाथों में दो, ताकि कम से कम एक नॉर्मल प्रॉफिट तो वो करे एंटरप्राइज. सो दैट इज प्राइवेटाइजेशन. और उसका एग्जांपल ध्यान रखिए, गवर्नमेंट का था, फिर
Tata Telecom, government to Tata Telecom, that is public sector to private sector. Lifting of trade barrier, यदि ये सेंटेंस आता है लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर, तो आंसर क्या है? ग्लोबलाइजेशन, कि आप मेरी कंट्री में आके ट्रेड करिए, मैं आपकी कंट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है. लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर, आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन. FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर की कंपनीज आके आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं. FDI का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब हम बोल रहे 91-92 में नया पॉलिसी आया, तो 1950 से 1990 तक क्या था? मेजर सेक्टर्स वर इन हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर. तो उससे पहले मेजर सेक्टर्स जो थे वो गवर्नमेंट के हाथ में ही थे. टुडे इंडिया, ये भी पूछते हैं कि आज इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? टुडे इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इज नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ऑप्शन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देगा, उसको चूज नहीं करना है. इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज, दो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी होती है? सेक्टरल पॉलिसी एंड मैक्रो पॉलिसी. टू मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेक्टरल एंड मैक्रो. सेक्टर प्रॉपर सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. मतलब जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डीलिंग के लिए है. तो यदि सेक्टर है तो हम तीन सेक्टर की बात करेंगे, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तीन सेक्टोरियल पॉलिसी. एंड मैक्रो है तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. एक मिनट इसको पहले देखो. तो यदि वो पूछेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज है, सेक्टोरल पॉलिसी एंड मैक्रो. अच्छा, मैक्रो में टोटल कितनी है? दो है, फिस्कल एंड मॉनेटरी. सेक्टोरल में कितनी है? तीन है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो यदि सम टोटल में इकोनॉमिक पॉलिसीज पूछे कि कितनी होती है, तो बेसिकली 3 + 2 5 होगी ना. उसको डिवाइड किया तुमने सेक्टोरल में और मैक्रो में. एग्जाम में यदि वो पूछेगा नेम टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसका मीनिंग भी करेंगे आगे, अभी हम सिर्फ नाम समझ रहे हैं. दो मैक्रो पॉलिसीज है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फेरा और फेमा करके होता है. फेमा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फेमा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज अंडर सेक्टोरल और मैक्रो. तो देखो फिस्कल पॉलिसी, वापस से चार्ट दिखाती हूँ तुमको. फिस्कल पॉलिसी मैक्रो में आ रहा है ना, तो फिस्कल पॉलिसी इज अंडर मैक्रो. फिस्कल पॉलिसी मैक्रो में आता है, फिस्कल पॉलिसी सेक्टोरल में नहीं आता है. तो आंसर इज मैक्रो. हाउ मेनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आर देयर? टोटल 5. अभी जस्ट किया. सेक्टोरल में 3 है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज फॉरेन ट्रेड. एंड मैक्रो में 2 है. ठीक है, तो हाउ मेनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आर देयर इन टोटल? आंसर इज 5. फिस्कल पॉलिसी कवर्स गवर्नमेंट टैक्सेशन, सब्सिडी एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. देखो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कमाती है? तो या तो टैक्स है, उसके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जिससे वो गवर्नमेंट पैसा कमाएगी, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे मैं बोलूँ MTNL, BSNL, ये गवर्नमेंट की ओनरशिप की कंपनीज थी, उनसे पैसा कमा रही होगी, ONGC व्हाटएवर. ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए. यदि पैसा नहीं आएगा तो स्पेंडिंग कैसे करेगी अपने कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए? तो फिस्कल पॉलिसी क्या क्या कवर करता है? गवर्नमेंट ने टैक्स से पैसा कमाया, पहली चीज गवर्नमेंट टैक्सेशन. गवर्नमेंट कई बार
ऐसे सेक्टर्स को हेल्प करती है, ऐसे यूनिट्स को हेल्प करती है जो प्रोडक्शन उस चीज का करे जो कि पूरे देश को आगे लेके जाएगा. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, दैट इज हेल्प कर सकती है. मान लो आपका टैक्स 10 रुपए बन रहा है, लेकिन उसमें से 2 रुपए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो आपको 8 रुपए ही देना पड़ रहा है. दैट इज गवर्नमेंट इज गिविंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्स गवर्नमेंट इज गिविंग हेल्प, दैट इज सब्सिडी. तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो उसके लिए भी पैसा चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिट है जो सोलर पावर प्लांट्स लगा रहा है, सोलर पैनल्स बना रहा है, सोलर पैनल बना रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, पूरा एरिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने ऐसे यूनिट को सब्सिडी दे दी. तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन भी आता है, दैट इज टैक्स गवर्नमेंट लेती है, सब्सिडी भी आता है, प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हेल्प देती है. एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट भी तो स्पेंड करेगी, आखिरकार गवर्नमेंट भी बनाती है रोड, ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज. तो ये सब गवर्नमेंट का जो भी स्पेंडिंग है या जो भी उसको रेवेन्यू मिल रहा है वो किसके अंदर आएगा, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आएगा. तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्पेंडिंग या रेवेन्यू है कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी. When RBI changes bank rate, repo rate, reverse repo rate, open market operations, CRR, SLR. देखो SLR फुल फॉर्म ध्यान रखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो. ये सब कौन चेंज करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के हाथ में है कि ये सब वो चेंज कर दे. तो ये सब चेंज करना comes under which policy? The answer is it comes under monetary policy. So you have to remember, यदि गवर्नमेंट से रिलेटेड स्पेंडिंग या रेवेन्यू है तो कौन सा पॉलिसी होगा? जवाब दो पहले. गवर्नमेंट से रिलेटेड स्पेंडिंग या रेवेन्यू कौन सी पॉलिसी? अभी जस्ट किया है तुमने. फिस्कल. फिस्कल पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट रेवेन्यू. लेकिन आरबीआई जब चेंज करी है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, तो इट कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट. तो आपको चारों नाम याद रखने पड़ेंगे. 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है. रिमेंबर ऑल 4 नेम्स. व्हाट आर दे? प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फैसिलिटेटिव पॉलिसीज. चारों नाम भी याद रखने और उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी याद रखना है. तो सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव पॉलिसी. प्रोटेक्ट करना मतलब क्या? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना. देखो कई फॉरेन इंडस्ट्रीज एकदम जायंट होगी, यदि वो हमारी कंट्री में काम करने आ गई तो हो सकता है वो बहुत सस्ते में सामान बेचते और इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज का सामान खरीदे ही नहीं. तो हमारे कंट्री को की इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारी कंट्री की फर्म्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए हमने क्या लगाया, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगाया? प्रोटेक्टिव पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट बिजनेस. एग्जाम्पल FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट अलाउड इन मिड 50s. कि FDI अलाउ ही नहीं किया था. क्यों नहीं अलाउ किया था? हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. मेक इन इंडिया पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बिकॉज फॉरेन से कैपिटल आ जाएगी यदि और वो पूरा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर यदि कर लेगी, इंडियन इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ सामान कौन खरीदेगा? So to protect Indian industries, domestic industries, FDI को अलाउ नहीं किया गया था till mid 50s. So this is protective policy and आपको उसका एग्जाम्पल भी याद रखना है. Make in India, not allowing FDI. Then restrictive policy. They restrain some activities. Example, to promote competition. अब इसमें ना तुम एग्जाम में कंफ्यूज होके आते हो. यदि वो तुमको पूछेगा प्रमोटिंग कंपटीशन अच्छा है या बुरा है, कंपटीशन तो होना ही चाहिए ना. प्रमोटिंग कंपटीशन इज गुड. यदि कंपटीशन नहीं हुआ तो किसी एक आदमी की मोनोपोली हो जाएगी, और मोनोपोली हुई
तो वो अपने मन चाहे प्राइसेस को कोट करेगा। ये भी हो सकता है कि दो बिग जायंट्स हैं, ऑल्दो बनती नहीं दोनों की एक दूसरे की से, पर दोनों साथ में आ गए, और दोनों साथ में आ गए अब पूरे मार्केट पे राज कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई सप्लायर ही नहीं है। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाएगी और दोनों को साथ में आके मोनोपोली नहीं करने देगी, क्योंकि मोनोपोली की फिर वो अपनी मर्जी का प्राइस कोट करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या है? दे रिस्ट्रेन सम एक्टिविटीज, एग्जांपल टू प्रमोट कंपटीशन। कंपटीशन एक्ट बाय सीसीआई, फुल फॉर्म याद रखो, सीसीआई का फुल फॉर्म दे कैन आस्क, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। And promoting competition is good, because when you promote competition you discourage monopoly, and that is what is the aim of restrictive policy. MRTP Act to discourage monopoly in 1969. देखो पहले MRTP Act था, अब उसको स्क्रैप करके जो उसकी जगह नया एक्ट आया है वो है, मतलब जो कंपटीशन कमीशन है वो उसके बाद आया है। पहले MRTP 1969 में था, अब क्या है, उसका काम कौन कर रहा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। तो MRTP डिस्करेज करता है मोनोपोली को और एनकरेज करता है कंपटीशन को। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, MRTP, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर वाज डिस्करेज, एक जगह मोनोपोली करके इकोनॉमिक पावर एक जगह इकट्ठी हो जाए वो डिस्करेज किया, कंपटीशन को एनकरेज किया। तो प्रोटेक्टिव पॉलिसी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, मेक इन इंडिया एग्जांपल। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मतलब प्रमोट कंपटीशन, CCI, MRTP एक्ट। अब नया है रेगुलेटरी पॉलिसीज या रेगुलेटिव पॉलिसी। These policies enforces discipline, example SEBI, to regulate stock exchange। देखो कोई भी किसी को यदि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो डिसिप्लिन नहीं होगा बेसिकली, तो हो सकता है कि कोई बड़ी फिश बाकी सब छोटी को घाटा लगा के जाए, हो सकता है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, वो फॉलो करना। सेबी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज आपको वो रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करके ही स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। तो बेसिकली मेंटेनिंग डिसिप्लिन टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI भी, यदि आप इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं तो ये लोग जो पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं या जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सेबी का भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, IRDAI का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये किसके अंदर आती है? रेगुलेटिव पॉलिसी या रेगुलेटरी पॉलिसीज के अंदर आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। Facilitative policies, also called developmental policies, helping small scale industries, cottage industries to grow, कि उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाए कैसे बड़े हों। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, MSMED एक्ट। M मतलब माइक्रो, S मतलब स्मॉल, M मतलब मीडियम, एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, ताकि स्मॉल से भी छोटे जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो, उनको भी तो बढ़ने का चांस मिले ना। ये फैसिलिटेटिव पॉलिसीज के अंदर आता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना जरूरी है। एंड NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो स्किल वो चीज है जो कि एक लेबर को उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने, उसका मोरल बढ़ाने में हेल्प करता है, उसकी पे बढ़ेगी यदि वो स्किल्ड होगा। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब फैसिलिटेटिव पॉलिसीज के अंदर आता है। तो क्या इनके अंदर आ रहा है वो भी ध्यान रखना है, उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। अब रेगुलेटरी पॉलिसी के अंदर मैंने बोला क्या क्या आ रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सेबी का फुल फॉर्म ध्यान रखो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करती है? प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू रेगुलेट व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है,
स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन है? सेबी है। आरबीआई एक्ट रेगुलेट्स फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर से क्वेश्चन बनता है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? आंसर इज आरबीआई एक्ट। देन IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस रेगुलेट्स इंश्योरेंस कंपनी। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? आंसर इज IRDAI एक्ट। IRDAI इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1999 में। अब आगे जाएं उससे पहले एक बार वापस से, गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी होती हैं? आंसर इज 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं? प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिव। उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूंगी सेबी तो आपको पता होना चाहिए रेगुलेटरी, मैं बोलूंगी IRDAI आपको पता होना चाहिए रेगुलेटरी, मैं बोलूंगी MSMED आपको पता होना चाहिए फैसिलिटेटिव, मैं बोलूंगी NSDC आपको पता होना चाहिए फैसिलिटेटिव, मैं बोलूंगी CCI या मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP तो आपको पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, मैं बोलूंगी मेक इन इंडिया तो आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्टिव पॉलिसी। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। नाउ थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। SLR और CRR का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद ये वाला जो चार्ट है ये आपको ध्यान होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज 5, उसमें भी 2 डिवीजन, सेक्टोरल में 3, मैक्रो में 2। मैक्रो में जो 2 हैं वो क्या है? फिस्कल मॉनेटरी। सेक्टोरल में जो है वो क्या है? 3 है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हो? LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखना। FII जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब MRTP एक्ट इज नाउ रिप्लेस बाय CCI, मतलब MRTP अब नहीं है, उसकी जगह किसने ली है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज इट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। MRTP अब हट गया है, उसकी जगह CCI आ गया। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज का एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेक इन इंडिया। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज CCI, MRTP एक्ट। रेगुलेटरी पॉलिसीज सेबी, RBI एक्ट जो कि कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, एंड IRDAI इंश्योरेंस कंपनी को। फैसिलिटेटिव पॉलिसीज MSMED एक्ट और NSDC एक्ट। तो कौन किसके अंदर है ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मैक्रो इंडिकेटर्स कितने होते हैं, कौन सा उसका डायरेक्शन होना चाहिए और क्या उसका मीनिंग होना चाहिए। तो ध्यान रखो चिल्ड्रन, देयर आर 5 मैक्रो इंडिकेटर्स। कौन से 5 हैं? फर्स्ट इज GDP, सेकंड इज इन्फ्लेशन, थर्ड इज टैक्स रेट, फोर्थ इज इंटरेस्ट एंड फिफ्थ इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। GDP फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी कंट्री की GDP राइजिंग इज गुड। देखो आउटपुट यदि बढ़ेगा, दैट इज प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा डिमांड होगी कंट्री में, ज्यादा सप्लाई होगी, तो फिर जो वर्कर्स हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक सर्कल है, इसके कारण GDP बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और फिर GDP बढ़ता है। तो राइजिंग GDP इज ऑलवेज गुड। 5 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में
पहला इंडिकेटर जीडीपी। इसके बाद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मॉडरेट ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन दैट इज गैलपिंग इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। एंड इन्फ्लेशन ना हो तो डेवलपमेंट कैसे होगा? थोड़ा इन्फ्लेशन होना चाहिए फॉर द इकोनॉमी। क्यों होना चाहिए? एग्जांपल देती हूँ। एक प्रोड्यूसर है, यदि वो पिछले साल कोई चीज 100 रुपए में बेच रहा है, महंगाई बढ़ेगी तो 102 में तो बेचेगा। वेरिस तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है तो उसको भी 100 की बजाय 102 मिलेगा। तो इन्फ्लेशन मॉडरेट होना अच्छी बात है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखो। फॉल इन द परचेसिंग पावर। आज जो चीज 100 की मिल रही है कल 102 की मिलेगी, तो मेरे पास 100 रुपए, तो अगले साल मैं वो सामान नहीं खरीद पाऊंगी जो 102 में खरीद रही थी। तो राइज इन प्राइसेस एंड फॉल इन परचेसिंग पावर इज नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होना चाहिए, नहीं होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बुरी बात है, गैलपिंग इन्फ्लेशन बुरी बात है। इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? मॉडरेट। Then tax rate. Tax rate should be lower. Why lower? Lower tax is an incentive to work. आप ये बात मानोगे? ये बात सच है जो मैं बोल रही हूँ। इंडिया ने ऐसा भी टाइम देखा है जब टैक्स रेट 90% थी। तुम सोचो उस समय के प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करने का कोई बोलते हैं कि व्हाट इज द इंसेंटिव? 100 रुपए कमाना है तो 90 तो गवर्नमेंट को ही देना है, 10 पास में रखना है। तो आदमी सोचेगा यार ये भी क्यों कमाऊं, जाके सो जाता है। तो टैक्स रेट तो हमेशा लोअर ही होना चाहिए। यदि टैक्स रेट लोअर होगा तो गवर्नमेंट को कम देना है। मान लो आपने 100 रुपए कमाए, उस पे 30 टैक्स है, तो जो आपके पास बचता है ना 70, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मर्जी वैसे खर्चा करो, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। तो लोअर टैक्स इज एन इंसेंटिव टू वर्क। टैक्स रेट कम होगा तो ज्यादा सेविंग होगी, मोर सेविंग एंड मोर इन्वेस्टमेंट कैन बी डन। लोग पैसे को जो बचा है उसको वापस बिजनेस में लगाएंगे, मशीन्स खरीदेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, प्रोडक्शन होगा। तो टैक्स रेट लोअर इज गुड। हायर टैक्स रेट इज एन डिसइंसेंटिव टू वर्क। देन उसके बाद चौथा हम बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शुड बी रेट। इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए। यदि ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगी तो एंटरप्रेन्योर बोरो करने से डरेगा। यदि वो पैसा बोरो नहीं करेगा तो वो फैक्ट्रीज कैसे डालेगा, ऑफिसेस कैसे सेटअप करेगा? तो इंटरेस्ट रेट शुड बी लोअर। कॉस्ट ऑफ फंड्स व्हेन लोअर, बोरोइंग इज ईजियर। तो यदि कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर होते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट लोअर होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स डरते नहीं है, बोरो करते पैसा। कि चलो मान लो इंटरेस्ट रेट 4% है, आज मैंने 100 रुपए बोरो किया, मेरे को एक साल बाद 4 रुपए ऐड करके 4% इंटरेस्ट रेट है, 104 ही देना है, इतना तो मैं कमा के दे ही दूंगी ना। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट 20% है, पता नहीं मेरा बिजनेस प्रॉफिट किया या लॉस, मुझे नहीं पता है, तो मैं डरूंगी कि मैं इतना रेट पे पैसा बोरो करूं या नहीं। तो interest rate lower should be, lower is better. Foreign exchange rate should be moderate, not high, not low. Protect domestic industries and exports को भी मैं profitable कर सकती हूँ इसके लिए। तो प्लीज ये बहुत अच्छे से देख लो और learn करना है। After the class, you have to watch the recording and learn them. 5 macro indicators. What are they? GDP, inflation, tax rate, interest and foreign exchange rate. GDP rising is good, inflation should be moderate and foreign exchange rate should be moderate. ठीक है? Tax rate and interest should be lower. ये 5 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों का नाम भी ध्यान होना चाहिए, उसका आपको डायरेक्शन भी ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। Inflation is of two types: demand pull inflation, cost push inflation. Inflation में बेसिकली क्या है कि महंगाई बढ़ गई, आपकी प्राइस बढ़ गई, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, एंड आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या बोलता है? जब लोगों की इनकम राइज हो रही है, उनकी परचेसिंग पावर राइज हो रही है, तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं,
और सप्लायर के पास तो उतना ही सामान है ना सप्लाई करने के लिए, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, उतना सामान नहीं है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ध्यान रखो ये। डिमांड पुल बेटर होता है कि कॉस्ट पुश, यदि ये पूछ लिया तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बेटर फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है विच इज गुड, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है विच इज गुड। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। नाउ वी टॉक अबाउट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल और इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया। पहले जो चीज 100 रुपए में खरीद रहे थे अब 105 में खरीदनी पड़ रही है। रॉ मटेरियल, शर्ट बना रहे हो तो कपड़ा महंगा हो गया, सो सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ाओगे ना, अपनी जेब से थोड़ी ना दोगे। सो सेलिंग प्राइस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, दिस कॉजेज इन्फ्लेशन and this type of inflation is called as cost push inflation. So which type of inflation is better for the economy? Answer is demand pull inflation, because it is caused because of rising income, rising purchasing power. तो दो तरह का इन्फ्लेशन भी ध्यान रखना है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। उसमें से बेटर कौन सा होता है? डिमांड पुल। वापस से ध्यान रखो, मैंने बताया था फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट बहुत सारा काम करती है जिसके लिए वो एक्सपेंडिचर करती है। तो जहां फिस्कल पॉलिसी है, दोनों बात है, गवर्नमेंट रेवेन्यू अकेला नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अकेला नहीं, बोथ टुगेदर मेक फिस्कल पॉलिसी। ये भी एक क्वेश्चन था कि फिस्कल पॉलिसी ओनली गवर्नमेंट रेवेन्यू, ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोथ या नन? तो आंसर इज बोथ। ओके, फिस्कल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the odd one out. Agricultural policy, industrial policy, foreign trade policy, foreign trade and investment policy, monetary policy. तो अभी यदि वो टेबल याद हो तो एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये किसमें थी? सेक्टोरल पॉलिसीज में थी। ये तीनों सेक्टोरल है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी किसमें थी? मैक्रो में थी। मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो में थी, जबकि एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड सेक्टोरल थी। तो ये आपको ऑड मैन आउट करके फाइंड आउट करने उन्होंने बोला। लिबरलाइजेशन, relaxation of stringent policies of government is known as liberalization. Removal of strict policies by the government, liberalization है। Removal of license for opening many industries, LPG 1991-92 में लगाया गया था। क्या आपको पता है कि इससे पहले 18 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस चाहिए, आयरन एंड स्टील बनाने को भी लाइसेंस चाहिए, बट टुडे जो पब्लिक सेक्टर में है ओनली 3 इंडस्ट्रीज, ये याद रखने की बात है, सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस चाहिए। क्या है वो? डिफेंस, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। दिस इज फॉर पब्लिक सेक्टर। पहले 18 थे, अभी 3 है, और वो 3 कौन से हैं? डिफेंस, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। सिर्फ इन 3 के लिए पब्लिक सेक्टर में लाइसेंस चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं, बाकी सब हटा दिए। चार्ल्स डार्विन ने कहा था चेंज इज इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखो, चेंज इज इम्पोर्टेंट। पहले इतने सेक्टर को लाइसेंस, अब चेंज करके एलपीजी लगा के सिर्फ 3 जो है उन्हीं को लाइसेंस चाहिए। मैनी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस पहले 18 था, अभी सिर्फ 3 है पब्लिक सेक्टर में, और वो तीनों के नाम भी ध्यान होने चाहिए। Industrial licensing almost abolished except for alcohol, cigarettes, industrial explosives, aerospace, drugs and pharmaceuticals. इसके अलावा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश ही कर दिया। तो इनके लिए तो लाइसेंस लगना ही है ना, नहीं तो जितना मर्जी सिगरेट बना लोगे, अल्कोहल बना लोगे, तो आज की जनरेशन कहाँ जाएगी? इतने इजीली अवेलेबल होंगे तो 1 मिनट देखो क्या क्या चीजों को लाइसेंसिंग है, बाकी तो सब अबॉलिश हो गई। अल्कोहल, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, एरोस्पेस,
ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। बस तो ऊपर वाले जो है वो भी तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में आएगा ना, तो कौन सा है तो इंडस्ट्रियल देखो लिखा है मैंने, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब फर्क क्या है दोनों में, पब्लिक सेक्टर के और ये डिफेंस और वॉरशिप्स प्राइवेट सेक्टर में कौन हाँ बनाते हैं? नाम बताओ जरा, कोई है? अभी चालू हुआ है लेकिन इन जनरल नहीं बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, पब्लिक सेक्टर में ही बनाएंगे। और मतलब ये 3 चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। डिफेंस और एयरक्राफ्ट प्राइवेट सेक्टर में नहीं बनते। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन या रेलवे प्राइवेट सेक्टर में नहीं बनते, पब्लिक में बनते हैं, और उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। ठीक है, जबकि आप प्राइवेट में अल्कोहल सिगरेट बना सकते हो लेकिन लाइसेंस लेके। अल्कोहल, सिगरेट, हाँ सब एरोस्पेस आप बना सकते हो लाइसेंस लेके। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को लाइसेंस लेके बनाओ, बिना लाइसेंस के नहीं बना सकते।